हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे लो, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 7 दिसंबर और न जाने कौन सा दिसंबर और 21 दिसंबर, 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर में किसी भी दिन आप लोगों का एलटी का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। और इसी दिसंबर में ही आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो, आप लोगों का टीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है। अभी अक्टूबर में 15 या 16 अक्टूबर को और 20-22 दिन बचा हुआ है। आप लोगों का पीजीटी का एग्जाम है और अब आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है। ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं होगा, अब सारे एग्जाम होंगे। ठीक है। ये क्या है? 2004 का टीजीटी का पेपर है। आप लोग कहोगे मैम डायरेक्ट आप 2004 का ले आए, तो जी हाँ, हम लोग उल्टा चलेंगे। 4, 5, 6, 13, 16, 21 इस तरीके से हम लोग करते चलेंगे। ठीक है। हम लोग सनवाइज पीछे से चल रहे हैं। ठीक, 21 का आप लोगों को देखना है तो इसी चैनल पे 2021 का मैं अपलोड कर चुकी हूँ रिकॉर्ड करके। ठीक है। लेकिन फिर भी लास्ट होते होते मैं 21 का शूट कराऊंगी। भारती जी बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रही थी, मैम टीजीटी का लगा दीजिए, टीजीटी का लगा दीजिए। तो ये स्पेशली भारती जी के कहने पे उनकी फरमाइश पूरी हो रही है। ठीक है। इसके बाद क्या मैं करूंगी? अभी अभी आप लोग सुन लो क्या करूंगी। क्लास 8th, 8th नहीं, 9th, 8th का बहुत लो हो जाएगा। 9th, 10th, 11th एंड 12th। ठीक, इन सारी बुक से मैं एमसीक्यू कराऊंगी, हर चैप्टर से। ठीक है। एक एक चैप्टर से मैं अति लघुत्तरी प्रश्न भी कराऊंगी, जो वन लाइनर होता है। ठीक है। और उसके बाद मैं बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगी। जहां से मुझे जो लगेगा कि आपको कराना है, दे देना है, वो मैं सब कराऊंगी। कोई मुझे रोकेगा नहीं कि मैम ये नहीं ये कराइए, ये नहीं ये कराइए। आपको नहीं पढ़ना होगा, आप क्लास से चले जाना। ठीक, सीधे सीधी बात। क्योंकि अब एग्जाम आ गया, आप सीरियस ले लो। सारे चीजों का मैं क्वेश्चन धड़ाधड़ कराती चलूं तो अल्टरनेट मिलेगा। एक दिन आपको टीजीटी का पेपर मिलेगा, जैसे 2 पार्ट में मैं शूट करूंगी 2004 का, क्योंकि है बहुत बड़ा। 2 पार्ट में करूंगी, तो जैसे मान लो मंडे को लगाऊंगी तो मंडे को ये मिलेगा। ठीक है। मंडे, आज मैं संडे है ना, संडे के दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक, तो मंडे को आपका ये वीडियो चलेगा। फिर उसके बाद ट्यूसडे को क्या चलेगा? फिर ट्यूसडे को आप लोगों का चलेगा वो 11th, 12th और 9th, 10th के बुक से। ठीक, फिर थर्सडे को क्या चले, वेडनेसडे को क्या चलेगा? तो वेडनेसडे को फिर आपका इसका सेकंड पार्ट चलेगा। ऐसे करके मैं अल्टरनेट अल्टरनेट चीजें ले आती रहूंगी, ताकि आपकी भी चीजें होती रहें और जो मैं आपको देना चाहूँ वो भी चीजें होती रहे। ठीक, कैसा लगा आप लोग जरूर बता देना कि ठीक है मैम ऐसे ही कर दीजिए। फिलहाल आप लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं है। ठीक है। ये तो कहने के लिए मैंने कह दिया, लेकिन आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरी बातें मान के चलने के अलावा। ठीक है। अभी तो फिलहाल हम लोग यही पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो फिलहाल आप क्या करेंगे? जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। घंटी जरूर बजा लीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। मेरी मम्मी दूर से इशारा कर रही है कि कैसा घंटी बजाना है। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? आप आंसर करो मैम। वसा, विटामिन, फास्फोरस, प्रोटीन। मम्मी मेरी इशारा करी कैसा घंटी क्या? ठीक, पहले का आंसर आप कर रहे हो बी, यानी ऑप्शन बी, विटामिन हो जाएगा। ठीक है, बहुत हंसी मजाक हो गया, आप लोग सीरियस हो जाओ। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ विटामिन है। विटामिन शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कमी से अभाव जनित रोग हो जाता है। इन्हें वृद्धि तत्व कहते हैं। सर्वप्रथम 1881 में लियोनीन ने विटामिन की खोज की थी। अब यहाँ पे देख लो, विटामिन की खोज किसने किया? तो तो लूनीन ने किया। कब किया? 1881 में। कब किया? 1881 में। हम लोग ऐसे पढ़ते चलेंगे। भारती जी के स्पेशल कहने पे ये क्लास लगाई गई है। और भारती जी हमेशा लेट रहती क्यों? आप अपना काम पहले निपटा लिया करो। जब जानती हैं आपकी 10:40 पे क्लास आता है, तो 10:40 पे आप आकर के रेडी रहा करें। आप क्लास में रोज लेट आती हैं, इस समय 2-3 दिन से आप मतलब टाइम से आ रही हैं। ठीक है। सेकंड का आंसर करें आप, क्या होगा? हेरिंग, मैकरोल, सैल्मन और सार्डिन मछलियों में क्या पाया जाता है? ये आप लोग जानते हो सब, क्या है? सी फूड है। क्या है? सी फिश है। ठीक है, फूड नहीं, फिश, FISH, फिश, यही होगा ना, FISH। हाँ ठीक है। क्या है? सी फिश है। ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी के एंड ऑप्शन डी ई। तो क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम सेकंड का, कि इन सारे विटामिन मछलियों में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई। क्या?
विटामिन ई यहाँ पे विस्तार से दिया है। हैरिंग, मैकरल, सैल्मन तथा सार्डिन मछलियों में विटामिन ई पाया जाता है। ये विटामिन ई के प्राणिज स्रोत हैं। इनके अलावा तेल हो गया, गेहूं के भ्रूण हो गए, सोयाबीन हो गया और अंडों की जर्दी में भी विटामिन ई पाया जाता है। इसकी कमी से पुरुष एवं स्त्री दोनों में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं, यानी एंटी एस्टरलिटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग बता दो जरा, इसका केमिकल नेम क्या है, बता दे तो ई का केमिकल नेम क्या है बता दे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? ऑप्शन ए 4 खाद्य वर्ग, ऑप्शन बी 5 खाद्य वर्ग, ऑप्शन सी 7 खाद्य वर्ग, ऑप्शन डी 11 खाद्य वर्ग। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? कोई बता दे अगर जान रहा हो तो। इनको क्या कहते हैं, इनका कोई उपनाम है जो इन्हें दिया गया है? किसी के ये पिता कहे जाते हैं, तो किसके पिता कहे जाते हैं आप बता देना। और आप लोग एक और बता दो, दुग्ध क्रांति के पिता किसे कहे जाते हैं? श्वेत क्रांति के किसके? श्वेत क्रांति के पिता किसे कहे जाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? आप लोग ये भी बता दो और इनको बता दो किसका जनक कहा जाता है। तो आप कह रहे हो मैम 11 खाद्य वर्गों में इन्होंने क्या किया था, विभाजित किया था। कैसे कैसे किया था हम लोग जरूर पढ़ लेंगे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई। अनाज एवं ज्वार बाजरा, दालें और फलियां सेकंड नंबर पे, थर्ड पे गिरियां और तिलहन, फोर्थ पे सब्जियां, फल 5 पे रखा गया। देख लो, फ से फल, फ से 5, इस तरीके से आप याद कर लेना कि 5वें स्थान पे 5 नंबर पे स्वामीनाथन ने किसको रखा था, तो मैम फ्रूट्स को रखा। ऐसे प्रश्न बनते हैं जब बहुत टफ प्रश्न बनाना होता तो ऐसे ही बनाया जाता है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने खाद्य वर्ग को पिरामिड बनाया था तो उसे 11 भागों में बांटा था। उन्होंने सबसे ऊपर किसे रखा था, तो आप क्या कहोगे? सबसे ऊपर उन्होंने अनाज को रखा था। ठीक है, कहाँ रखा था? अनाज को रखा। यहाँ क्या है, नीचे यहाँ अनाज होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ दाल होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे गिरियां और तिलहन होंगी, फिर क्या होगा, सब्जी होगा, फिर क्या होगा, फल होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चार्ट गया है इस तरीके से। तो 5वें नंबर पे उन्होंने क्या रखा, फल को रखा। ठीक है, इस तरीके से आपको लर्न होना चाहिए कि फ से 5 और फ से फल। ठीक है, दूध एवं दूध से बने पदार्थ 6ठे नंबर पे उन्होंने रख दिया। 7वें पे उन्होंने अंडा रखा, 8 पे मांस मछली रखा तथा अन्य प्राणिज आहार रखा, आसरलिक आहार रखा। ठीक है, और क्या था 8वां, 9वां पे उन्होंने वसा और तेल रखा, क्योंकि वसा और तेल क्या आप लोग कम खाते हैं, तो यहाँ पे कहीं वसा और तेल होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो क्या होगा, वसा और तेल को रखा। शक्कर व अन्य स्टार युक्त आहार को रखा 10वें नंबर पे, और 11वें पे उन्होंने मिर्च मसाला रखा। डॉक्टर आप लोगों को जाते हो दिखाने कोई भी, तो सबसे पहले कहते हैं मिर्च मसाला कम करो। ठीक है, तो सबसे ऊपर उन्होंने क्या रखा, मिर्च मसाले को सबसे कम मात्रा में खाने के लिए। ये नहीं कि ऊपर से नीचे पिरामिड आ रहा है, बिल्कुल नहीं, नीचे से इस तरीके से पिरामिड चलते जाता है। जो ज्यादा जगह यहाँ पे ज्यादा है ना, यहाँ पे अनाज वगैरह हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर जाते जाते जो चीज हम बहुत कम खाते हैं, जैसे शुगर हो गया, ऑयल हो गया, मिर्च मसाले हो गए, स्पाइसी चीजें, इन सबको एकदम ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब ये चीजें आपको पता हो गई। आपने बता दिया कि मैम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को किसका कहते हैं, हरित क्रांति का जनक कहते हैं। किसको? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कहते हैं, GREEN, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। ठीक है, और श्वेत रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। एक सेकेंड, इसका आंसर तो नहीं हुआ। 4 का आंसर आप कर दें। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उनका रंग पीला होना किसके लक्षण होते हैं? आप लोग ऑप्शन पढ़ो, मैं केवल आंसर बता दूंगी। 4 का आप आंसर करो, जल्दी करें। तो आपने आंसर कर दिया मैम ए, कुपोषण का होगा। किसका होगा? कुपोषण का होगा। त्वचा का झुर्रियों युक्त एवं उनका रंग पीला होना कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। जब शरीर को भोजन द्वारा सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते, तब वह शारीरिक अवस्था कुपोषण कहलाती है। शरीर के लिए निर्धारित मात्रा से कम पोषक तत्वों का मिलना
अल्प पोषण तथा आवश्यकता से अधिक मिलना अति पोषक कहलाता है। ये दोनों ही कुपोषण की स्थिति है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, देख लो आप लोग यहाँ पे 2004 का टीजीटी का पेपर है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग आप लोगों का, जैसे मैंने पीजीटी कंप्लीट कराया ऐसे मैं टीजीटी, हाँ देखो किसी दिन टीजीटी लगाऊंगी, किसी दिन 10th 11th 9th 10th के बुक से लगाऊंगी, किसी दिन मैं जीआईसी का लगा दूंगी, किसी दिन डीएसएसबी का। अब हम लोग मिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं हम लोग केवल पीजीटी की तरह पीजीटी पीजीटी लेके चलेंगे, क्योंकि आप लोग बोर हो गए उस समय, मुझे पता चला। अब मैं आप लोग का टेस्ट चेंज करती रहूंगी। ठीक है, किसी दिन जीआईसी का आ जाएगा, ऐसे अल्टरनेट होते रहेगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कैसे मैंने सारा पेपर सॉल्व करा दिया। 5 का आंसर करें। दूध तथा दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेब, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। इन सब में क्या होगा आप ये जान लोगे तो बता दोगे आंसर। शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ होंगे, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होंगे, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होंगे, कोई भी नहीं होंगे। 5 का आप आंसर कर दी क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया मैम, इन सारी चीजों में प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, जिसमें प्रोटीन होगा। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं, दूध, दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर हो गया, दही हो गया। ठीक है, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि। ठीक, ये क्या है, ये भोज्य निर्माणक शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ है। अब क्या है, शरीर को ऊर्जा देने वाले पदार्थ आप बहुत अच्छे से जानते हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी दे देगा, 4.1 किलो कैलोरी। फैट कितना दे देगा, 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन कितना दे देगा, 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद भी करते चलना, रिवाइज भी करते चलना है। अब हम लोग गिर्द गिर्द की चीजें डिस्क्राइब के अलावा भी पढ़ते चलेंगे। आप लोग भी जितना हो सके आंसर दिया करें, फटाफट उंगली चलाया करें। आप लोग तो पहली बात कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते हो, देखते तो 8 हो 9 10 लोग, बस केवल आंसर करती हैं। एक मोनी जी हैं, बीबा हैं और भारती जी हैं, यही लोग आंसर करेंगी। कभी कभी सुरेखा जी आती है आंसर करती, वो भी चली जाती है, रेगुलर नहीं रहती हैं। और विवेक वाली आईडी है, वो भी कभी आंसर आता है सही से, कभी नहीं आता। हम तो समझ ही नहीं पाते आप लोग कहाँ चले जाते हो। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं। ठीक है, इसमें जल को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सुरक्षात्मक में प्रोटीन, विटामिन हो गया, खनिज हो गया एंड जल हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आईसीएमआर 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष तक के बालक के लिए आईसीएमआर द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है। आप लोग इसको नए आरडीए से पढ़ लेना। आप कहोगे मैम आरडीए जिसके पास नहीं होगा, मैंने रिवाइज्ड आरडीए उस पर अपलोड कर दिया टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम के लिंक से जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रमशः 1200 तथा 1500 कैलोरी। ठीक है, इसको मैं विस्तार से पढ़ूं, चला। आईसीएमआर का कोई फुल फॉर्म बता दे। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए आईसीएमआर द्वारा क्रमशः 1200 तथा 1500 कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की है। बाल्यावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता उम्र, क्रियाशीलता एवं शारीरिक आकार द्वारा प्रभावित होती है। उचित कैलोरी प्राप्त करने के लिए आहार में दूध, फल, सब्जियां, संपूर्ण अनाज, दूध से बने पदार्थ एवं वसा का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दे। जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए, उबालना, धीरे धीरे उबालना और धीमी आग पर पकाना। आप लोग जानते हो, इसका इंग्लिश वाला देख करके आंसर करना। जो स्ट्यूइंग होता है, सिमरिंग होता है, इन सारी चीजों को आप समझ लेना। ऑप्शन बी, उबालना और धीरे धीरे उबालना। उबालना और धीमी आग पर पकाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, तो आप 7 का आंसर कर दिए कि मैम ये हो जाएगा, उबालना, धीरे धीरे उबालना और धीमी आग पर पकाना। ठीक है, इसका डिस्क्राइब क्या करे, वही चीजें दिया, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिलहाल इधर आजा, 108 का आंसर आप करते। नीचे के बर्तन में पानी डाल करके ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांध कर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं, जैसे क्या होता है, वो अरवी के पत्ते का जो गट्टा बनता है। आप कहोगे मैम ये क्या आप कह रही हैं, वो जो नहीं पत्ता लपेट करके बनाते हैं इस तरीके से, रोल 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 जो करके, अरवी के पत्ते का। ठीक है, तो वो इस तरीके से बनता है।
और फरा बनता है। ठीक है, क्या बनता है? फरा बनता है। फरा और आप लोग जानते हो, अभी तो आ रहा है ना, गोवर्धन पूजा उसी में तो बनाई जाती है, तो फरा बनेगा। तो ये सब चीजें क्या हो गया, इडली हो गई, ये सारी चीजें क्या हो गई, इसी मेथड से बनाया जाता है। क्यों? ऐसे ही ना। और आजकल वो जो लेटेस्ट जो आप लोगों का आया फेवरेट क्या है, मोमोज, वो सब ऐसे ही तो बनते हैं। तो जी हाँ, ऐसे ही बनते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि है, वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष मेथड है, और जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड है, और जल द्वारा पकाने की इनडायरेक्ट मेथड है। क्या होगा एट का? आप आंसर कर दीजिए, इसका क्या होगा? आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को फेवरेट फेवरेट नाम मैंने ले लिया खाने पीने का। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर कर देंगे कि मैं, आंसर हो जाएगा ए, यानी वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। इसमें से आपको बता दें, हमें मोमो बहुत कम पसंद है, फरा मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, एक जो वो अरवी के पत्ते का जो गट्टा बनता है वो मुझे पसंद है। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती हूँ। हाँ, एक आध पीस मुंह में रख लिए नहीं है, लेकिन ऐसे मैं नहीं खाती हूँ। ठीक है, तो क्या है, वाष्प द्वारा प्रत्यक्ष बनाने की विधि है, यानी डायरेक्ट वाष्प लगता है। ठीक है, ये नहीं कि कहीं ऐसे वैसे। ठीक, वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत किसी बर्तन में पानी डालकर उसे आग पर रख दिया जाता है, जिससे, इसको क्या मैं पढ़ाऊं भाई, ये तो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे लास्ट में देख लो, इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पकाने से उसके पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में नष्ट होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक बेसन की सब्जी भी बनती है, कुछ पकौड़ी को ऐसे भपा करके। ठीक है, मम्मी मेरी कभी कभी बनाती, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। 9 का आंसर आप लोग कर दें, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। क्या? क्या एनिमल से भी मिलेगा और वनस्पति से भी मिलेगा, यानी वेजिटेबल से भी। तो ऑप्शन ए खनिज लवण, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। तो 9 का आंसर आपका देखिए क्या होगा? आप आंसर कर रहे हो 9 का, आप कह रहे हो मैम डी, यानी ये सभी चीजें दोनों से मिलेगी। ठीक है, वसा, प्रोटीन, विटामिन तीनों ही प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पत भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राणी जगत में दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ जैसे मक्खन, दही, पनीर तथा घी आदि वसा प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, नारियल तथा सूखे मेवे वसा प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन तथा प्रोटीन प्राप्ति के प्राणिज स्रोत हैं। मांस, मछली, अंडे तथा दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ वनस्पत स्रोत हैं। सोयाबीन, दालें, मटर, हरी सब्जी, फल आदि। ठीक है, 10 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं। मिलावट से क्या होगा? सुपोषण होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। कुपोषण होगा, स्वस्थ जीवन होगा, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं नहीं होगा, स्वस्थ जीवन भी नहीं होगा। आप कहोगे मैम कुपोषण होगा। क्या होगा? कुपोषण होगा, यानी माल न्यूट्रिशन होगा। ठीक, जब कोई भोज्य पदार्थ बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध होता है, तब मुनाफाखोर व्यापारी उसकी कमी को पूरा करने या लाभ कमाने की दृष्टि से उसमें मिलावट कर देते हैं। जैसे गर्मियों में दूध की मात्रा कम हो जाती है, तब दूध विक्रेता दूध में पानी, अरारोट, कृत्रिम दूध आदि मिला देते हैं। ऐसे दूध में पोषक तत्वों की मात्रा की कमी हो जाती है। ऐसे मिलावटी पदार्थों के सेवन से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, हम लोगों को तो लगता है हम लोग दूध पी रहे हैं, लेकिन क्या पी रहे हैं? जहर पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं भगवान जाने, या दूध वाला जाने। ठीक है, 11 का आंसर कर दो, भूनने तथा सेकने में का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में, वायु द्वारा पकाने की विधि में। आंसर कर दो, क्या होगा? 11 का आंसर आप कर दें, तो आप कहेंगे मैम जल द्वारा तो भुना सेका नहीं जाएगा, वाष्प द्वारा भी नहीं होगा, चिकनाई द्वारा भी नहीं होगा, एक आपका बचा वायु द्वारा। आप कहोगे मैम हवा में हम लोग सेक लेंगे, तो जी नहीं, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि हवा और आग दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। इसीलिए जब हवा नहीं होगी तो आग नहीं पकड़ेगा, इसीलिए इसे वायु द्वारा कहा जा रहा है। आप लोग देखते हो वो जो क्या होती है, तंदूरी रोटियां होती हैं, वो सब क्या होती है, भट्टी में इस तरीके से सेकी जाती हैं। भुट्टा हो गया, भुना जा रहा है, ये सब क्या है? तो यही सब तो भुनना और सेकना है। तो आग है, आग की लपटें निकल रही हैं, तो कैसे निकल रही हैं? हवा की ही तो से, तो वायु द्वारा पकाने की मेथड में। ठीक है, खाद्य सामग्री को पकाने की एक व्यापक विधि है वायु के माध्यम से पाक क्रिया। इस विधि के अंतर्गत गर्म वायु का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को 3 रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें भूनना, सेकना तथा भट्टी या तंदूर में पकाना कहा जाता है। ठीक है, इधर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दे। इसका आंसर तो छुप नहीं पा रहा, खैर चलो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें, रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे क्या होगी? बढ़ जाती है, रुक जाती है,
अपरिवर्तित रहती है? कोई भी नहीं। तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे लिए कि मैम रुक जाती है। ठीक है, निष्क्रिय नहीं होता है, निष्क्रिय हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। फ्रिज में कोई चीज क्या है, रोक देता है थोड़े समय के लिए। जैसे आज सब्जी लेकर के आए, दो बाहर रखे तो 2 दिन में ही सड़ गया, लेकिन अगर फ्रिज में रख दिए तो हो सकता है 4 दिन बाद सड़े। ठीक है, क्या हो गया, थोड़ा सा समय पीरियड बढ़ गया, वो होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है। इस ताप पर भोज्य पदार्थ के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और पनप नहीं पाते हैं। ठीक है, 13 का आंसर कर दे, क्या होगा? अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं किस टेम्परेचर पे? ऑप्शन ए, जीरो से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट रुक जाती है, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी, 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। 13 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? तो 13 का आपने आंसर कर दिया 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अंडा तथा दूध 35 से 40 डिग्री 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं। फल, अंडा, दूध, मांस व सब्जी आदि ठंडे ताप के कारण जम जाते हैं, जिसमें निहित सड़ाने वाले शुक्राणु की क्रिया शून्य हो जाती है। शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है। आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज मत खरीद करके सॉल्व करना, जितना आप कहोगे, जो कहोगे। मैंने बहुत से टेस्ट सीरीज खरीद रखा है, मैं सब करा रही हूँ, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, फालतू में पैसा ना बर्बाद करो, चैनल पे आ जाओ और पढ़ते रहो। ठीक है, क्यों पैसा बर्बाद करना लगा? अपने से आप कितना पढ़ोगे मैं जानती हूँ। ठीक है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, उसे धीरे धीरे पकाना, उसमें सांद्र गंध का अम्ल मिलाना। तो क्या होगा? 14 का आंसर आप कर दे। बोतलों द्वारा फलों को हम संरक्षित कैसे करते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है, यानी हम संरक्षित करेंगे तो उसमें क्या नहीं जाना चाहिए, क्या आवश्यक नहीं है? तो आप कह रहे हो मैम उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना जरूरी नहीं है। ठीक है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? फलों के जार या बोतलों को, एक सेकंड देख लो, मेरा वैल्यूम फुल है कि नहीं? देखो फुल नहीं था। ठीक है, फिर आप लोग मुझसे शिकायत करोगे मैम वैल्यूम नहीं फुल है, आवाज नहीं आ रही है। फलों के जार या बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना तथा उसमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना। फलों के संरक्षण के लिए उसे धीरे धीरे पकाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करते। उस समय देख लो आप लोग, फूड एंड न्यूट्रिशन से कितना क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग आंसर कर दे। भंडार गृह में नमी पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? यानी नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? जैसे इस समय क्या है, बरसात का मौसम है, इस समय जितने भी अचार वगैरह होंगे, मसाला वसाला होंगे, जो रवा वगैरह रखे जाते हैं, सब क्या होते हैं, सब मेहा जाते हैं। उन सबों में क्या होता है, और वो कुछ कीड़े टाइप लग जाते हैं, ऐसे जाले जाले बन जाते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, हर चीज को सुखाया जाता है, फंगल लग जाते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या है, बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं से नमी जरूर टच कर जाती है। आप आंसर कर रहे हैं, इसका क्या होगा? 15 का आपने आंसर कर दिया मैम। तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ कर हमें रखना चाहिए। डिब्बा आप ले लो, जार के जार के चारों तरफ कपड़े पे तेल लगा करके और उसे रगड़ करके हमें रख देना चाहिए। इससे क्या होगा, अचार आपका खराब नहीं होगा। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए, जिससे नमी युक्त वायु डिब्बों में प्रवेश ना कर सके। सामान्यतः फलों को शक्कर के शरबत में डिब्बाबंदी की जाती है। डिब्बे में रखे फलों पर शरबत डालते समय उसे उबाल दिया जाता है। डिब्बे को सील करते समय डिब्बे के किनारे की चूड़ी भली भांति फिट होनी चाहिए। सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को गर्म जल में डाल दिया जाता है। उसके बाद डिब्बा को ठंडा किया जाता है, फिर उस पर लेबल चिपका कर गृह भंडार में रखा जाता है, भंडार गृह में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ लो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करते हैं। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने में के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक, नींबू का रस, गंधक अम्ल और आलू। ये सब छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छे हैं, आप लोग इसे जरूर याद करिएगा। तो आपने कहा मैम नींबू का रस हम मिला देते हैं, क्या मिलाते हैं? नींबू का रस मिला देते हैं। स्ट्रॉबेरी या चेरी को जमाने के लिए उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। खटास की एक निश्चित मात्रा जैम जेली जमाने के लिए आवश्यक है। खटास के लिए साइट्रिक अम्ल, आगे और विधियां होगा। साइट्रिक अम्ल अथवा टार्ट्रिक अम्ल, ये बता दो आप लोग साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, और ये बता दो टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, और एक ये भी बता देना कि मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। ये 3 का आंसर आप करें तो फटाफट।
साइट्रिकम, सुन लो, साइट्रिकम, सिट्रिकम, टार्ट्रिकम एंड मैलिकम। ये बताओ आप लोग सारा कहाँ पाया जाता है? आप आंसर करो, मैं ये पढ़ रही हूँ। टार्ट्रिक अम्ल मिलाई जाती है। साइट्रिक अम्ल ना हो तो नींबू का रस डाला जा सकता है। खटास जैसे जैम जेली तैयार होने के लगभग 5 से 6 मिनट पहले मिलाई जाती है। आप लोग आंसर कर रहे हो कि मैं मैलिक अम्ल जो हो गया, एप्पल हो गया, क्या हो गया? एप्पल हो गया। जो सिट्रिक अम्ल हो गया वो नींबू हो गया। साइट्रिक, ठीक है, सिट्रिक या साइट्रिक। जो एसिटिक अम्ल हो गया मैम, एसिटिक, ये सिरका हो गया। और जो टार्ट्रिक अम्ल हो गया ये आपकी इमली हो गई। क्या हो गई? इमली हो गई। समय तो कच्ची इमली मिल रही होगी, क्यों? कभी कभी कच्ची इमली खाने का मेरा भी मन करता, पक्की नहीं, वो कच्ची वाली जो हरी हरी होती है। ठीक, 17 का आंसर करते। मुंह में पानी आ गया। आप लोगों के मुंह में पानी आया कि नहीं? बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी से संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? अंचलाधिकारी का, सहायक नर्स मिडवाइफ का यानी एएनएम का, पशु चिकित्सा पदाधिकारी का, कृषि पदाधिकारी का। 17 का आप आंसर कर दे क्या? 17 का आप आंसर कर दे क्या? 17 का आप आंसर करते हैं, क्या होगा? ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। आपने कह दिया मैम एएनएम होगा, यानी सहायक मिडवाइफ नर्स। ठीक है, ये आप कुछ चीजें पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, 18 का आंसर करते। क्या है 18 का आंसर? वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाला सामान्य छूत है। मिजल्स है, जर्मन मिजल्स है, चिकन पॉक्स तथा चेचक है। उपरोक्त में से सभी है। तो 18 का आंसर आप कर रहे हैं मैम, ये सब हो जाएगा। ये क्या है? ये सब छूने से होने वाला रोग है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वायरस यानी विषाणु द्वारा शिशुओं में होने वाले सामान्य छूत या रोग। खसरा यानी मिजल्स हो गया। जर्मन खसरा, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स हो गया। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स हो गया, आदि है। खसरा पैली पैलिनोसा मार्विलोरम नामक विषाणु से फैलता है तथा इसमें रोगी के शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं। छोटी माता बैरिसेला विषाणु के उपजाति से फैलता है जो रोगी के श्वास या छींकों द्वारा संचारित होते हैं, जबकि चेचक वेरियोला विषाणु द्वारा फैलता है जो वायु द्वारा रोगी से सीधे संपर्क में से संचारित होते हैं। इसके रोगी को सिर दर्द इससे रोगी को ज्वर, सिर दर्द, जुकाम तथा उल्टियां होती हैं तथा शरीर पर दाने निकल आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दे। 19 का क्या है? डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं पैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, उपरोक्त सभी। 19 का आंसर आप कर दे, क्या होगा? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। यह बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु को कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई कहते हैं। यह रोग धीरे धीरे बढ़ता है। डिप्थीरिया के परिणाम स्वरूप गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय एवं गुर्दे प्रभावित होते हैं, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है। 20 का आंसर आप करते क्या होगा? कुष्ठ रोग के लक्षण है। पहले तो आप इंग्लिश में बता दो कुष्ठ रोग के को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जब आप इंग्लिश वाला नाम बता लोगे तो आप उसके बैक्टीरिया का नाम भी बता लोगे, जो भी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना। ऑप्शन बी नाड़ियां बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना। ऑप्शन सी त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 20 का आप आंसर करते क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाड़ियां बढ़ जाती हैं और कोमल हो जाती हैं, संवेदना अनुभूति समाप्त हो जाती है। जिसमें तो पैर हाथ सुन्न हो जाना, कि पैर हाथ में से जब सुन्न हो जाता है तो कुछ भी लगा दो, घुसा दो तो पता नहीं चलता है। तो ये वाली चीजें। और त्वचा पे क्या होते हैं? फोड़े फुंसे निकल जाते हैं। आपने कहा मैम इसको हम लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेप्रोसी कहते हैं। कुष्ठ एक संचरणशील रोग है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है। देखा, मैंने आप लोगों से कहा ना, जैसे आप उसका इंग्लिश में नाम जान लोगे तुरंत उसके आपको बैक्टीरिया का नाम लर्न हो जाएगा। क्या है? लेप्रोसी है। तो लेप्रोसी हम लोग याद करेंगे तो लेप्रोसी से लेप्री आप पढ़ लोगे और उतने से आप आंसर निकाल ले जाओगे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है, इसके बैक्टीरिया के नाम है। ठीक है, इस रोग के लक्षण,
त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना, नाड़ियां बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना। शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहां संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इधर आ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? मलेरिया होता है। किससे मलेरिया होगा? ऑप्शन ए मादा एनाफिलीज मच्छर से, नर एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। डेंगू किससे होता है आप लोग बता देना। तो आज भाई मलेरिया पूछ लिया तो क्या डेंगू नहीं पूछ सकता है? डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपने मलेरिया बता दिया कि मादा एनाफिलीज मच्छर के बाइट करने से होता है। ठीक है, ये क्या है? एक प्लाज्मोडियम होता है। क्या है? मलेरिया नामक रोग की उत्पत्ति एक कोशिकी परजीवी रोगाणु प्लाज्मोडियम के मानव शरीर में प्रवेश करने से होती है। किसके? प्लाज्मोडियम के मानव शरीर में प्रवेश करने से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। पशुओं में मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मियादी बुखार या यू कहा। आप बता दें 22 का क्या आंसर होगा। आप 22 का आंसर कर रहे हैं मैम, क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया होगा। क्या होगा? हाइड्रोफोबिया होगा। लेकिन हाइड्रोफोबिया रेबीज तो एक ही है, चलो यहाँ भी दे रहा है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया पशुओं मुख्यतः कुत्ते से मनुष्य में संक्रमित होने वाले रोग हैं जो इनके काटने या संपर्क द्वारा फैलता है। यह एक घातक विषाणु यानी वायरस जनित क्या है? रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यह रोग 100% घातक होता है। यह ऐसे जानवर के काटने से होता है जिनके लार में विषाणु यानी रेबीज विषाणु क्या है? मौजूद होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति सिर दर्द, हल्का बुखार जैसे लक्षण प्रकट करता है। बाद में वह शोर, तेज रोशनी व ठंडी हवा तथा जल से डरने लगता है। इससे बचाव के लिए एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। ठीक, 23 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? तो 23 का आंसर आप कर दिए। मैं प्रश्न तो पहले पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है? आहारी चिकित्सा यानी हम डाइट से किसी रोग को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना। ऑप्शन बी रोग रोग रोगड़ावस्था या रोगावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना। शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। इनमें से सभी। 23 का क्या हो जाएगा? आप कहती है मैम ये सभी हो जाएगा। हम किस किस तरीके से आहार द्वारा व्यक्ति को ठीक करेंगे? ऊपर की सारी चीजें सही हैं। 24 का आप आंसर कर दें। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। 50 से 100 ग्राम, 100 से 125 ग्राम, 200 से 300 ग्राम, 300 से 350 ग्राम। हमें कितना देना चाहिए? अगर उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना है तो उसमें हमें कितना देना चाहिए? आप कह रहे हो मैम 100 से 125 ग्राम। कितना? 100 से 125 ग्राम। मानव स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवण युक्त भोजन का प्रयोग करता है। इनमें से प्रत्येक की मात्रा शारीरिक अवस्थाओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार बदलती है। अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता सामान्यतः गर्भवती स्त्रियों यानी प्रेग्नेंट लेडी, शिशुओं एवं किशोरों को होती है ताकि वे शारीरिक विकास भली भांति कर सके। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा आदि का विकास करने के साथ साथ बीमारियों से लड़ने की शक्ति एक सेकेंड बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में लगभग 100 से 125 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन के भोजन में उपस्थित रहना चाहिए। दालें, दूध, पनीर, अंडे, मांस प्रोटीन के प्रमुख या प्रचुर स्रोत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दे। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितना कैलोरी देना चाहिए? कितना कैलोरी आप देंगे? ज्वर से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो, आप जानते हो ज्वर में ज्यादा ही एनर्जी की जरूरत होती है, तो आप कितना उसे प्रोटीन, कितना उसे आहार में देंगे? तो आप कह रहे हो मैम 2700 क्या होगा? उसकी कैलोरी होगी। कितनी होगी? 2700 होगी। ठीक है, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में 2700 कैलोरी होना चाहिए। एक सेकंड, होना चाहिए। ज्वर का अर्थ है शरीर से के तापमान का सामान्य से अधिक होना। आप लोग बता दो तो केल्विन में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा और सेल्सियस में कितना होगा? आप लोगों का ये अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है, आप आंसर करते रहें।
शरीर के तापमान का अधिक होना, ज्वर की अवस्था में रोगी की कैलोरी संबंधी आवश्यकता इंक्रीज हो जाती यानी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी पर्याप्त ऊर्जा का ह्रास ऊतकों की क्षय तथा ताप के नियमन में होता है हो जाता है। अतः कभी कभी ज्वर की अवस्था में कैलोरी की आवश्यकता सामान्य अवस्था से दोगुनी हो जाती है। आप आंसर कर दिए मैम। 47 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करते। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में। मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, दांत में, किसी में भी। आप लोग फटाफट हाथ चलाओ, क्योंकि अभी हम लोग 26 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक आधा घंटा से ऊपर हो गया, ठीक है। हम लोग को करना कितना, 62 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग आंसर करते रहें। आप कह दिए मैम मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, ठीक। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मृत कोशिका से भ्रूण संतति अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होने के साथ साथ आनुवंशिक विभिन्नता होती है। इसी विभाजन के कारण संतानें लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होती हैं, ठीक है। कहते ना, एक ही माँ बाप के बच्चे अलग अलग गुण रूप रंग सबके होते हैं। 27 का आंसर कर दें। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है। स्नायु ऊतक, ऐच्छिक पेशी और उपकला। तो क्या कहलाएगी 27 का आप आंसर कर दी मैं। स्नायु ऊतक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्नायु ऊतक कहलाएगी। अस्थि मज्जा, जिन्हें हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, एक प्रकार के ऊतक यानी टीचू होते हैं जो शरीर की लंबी हड्डियों के जोड़ों में रहते हैं, ठीक। ये अस्थि मज्जा दो प्रकार के होते हैं, एक लाल अस्थि मज्जा होता है, एक पीली अस्थि मज्जा होता है, ठीक है। तो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स आदि लाल अस्थि मज्जा से ही उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ श्वेत कण पीले अस्थि मज्जा में भी उत्पन्न होते हैं। पीले अस्थि मज्जा में ही वशीय ऊतक उपस्थित होते हैं, जिन्हें स्नायु ऊतक भी कहा जाता है। ये वशीय ऊतक ही मस्तिष्क तथा रीढ़ के ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, ठीक। कितना अच्छा विस्तार से दिया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये वाला टेस्ट सीरीज कराने में मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसमें दे देता है, अगर नहीं दिया होता है तो मैं खुद पूछ लिया करती हूँ, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर कर दे। 28 का, अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है। सिर, धड़, अग्रांग और रक्त कौन। अस्थि पंजर पूछ रहा है, यानी स्केलेटन सिस्टम में क्या नहीं आएगा। तो आप बता दिए मैम। 28 का आपका डी, यानी ब्लड वाला चीज हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सिर, धड़ तथा ये चीजें क्या पढ़ाऊं वही चीजें है, इसको छोड़ दो, ठीक है। आप लोग यहाँ देख लो, आरबीसी का कार्य बता दिया, ऑक्सीजन का परिवहन, श्वेत रक्त कणिका का प्रतिरक्षा प्रदान करना, इस तरीके से बता दिया, ठीक है। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 का आप आंसर करते। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं, ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे या तत्परता कहलाती है। पुट्टे, मसल टोन, अलेना टोन, कोई भी नहीं। आप लोग जानते जो बड़े ही स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी बॉडी में कसावट बहुत होती है, बॉडी उनकी एकदम कसी कसी दिखती है। तो 29 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम मसल टोन हो जाएगा। क्या होगा, मसल टोन हो जाएगा। पेशियों का शारीरिक क्रिया में तत्परता के लिए कसावट की स्थिति में रहना पेशी टोन अथवा मसल टोन कहलाता है। सामान्य स्थिति में पेशी खुद ही कुछ तनी होती हैं, जिसे टोन कहा जाता है। इसी टोन के कारण पेशियां बिना थके एक सी स्थिति में रहती हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक कार्य प्रणाली पर आधारित है, जिसके द्वारा अलग अलग समूह के पेशी तंतु संकुचित और शिथिल होते हैं, जो हर समूह को आराम और सक्रियता की अवधि प्रदान करती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। मेरुदंड कोष, पसलियां तथा उरोस्ते हैं। ऑप्शन ए खोपड़ी, ऑप्शन बी धड़ की अस्थियां, ऑप्शन सी हाथ पांव की अस्थियां, ऑप्शन डी कोई सी नहीं। 30 का आप आंसर करते क्या होगा, तो 30 का आंसर होगा बी, धड़ की अस्थियां। क्या होगा, धड़ की अस्थियां, ठीक। मेरुदंड कोष, पसलियां तथा उरोस्ती धड़ की अस्थियां हैं। मनुष्य का मस्तिष्क खोपड़ी की हड्डियों में सुरक्षित रहता है। बक्षास्थि या उरोस्थि के साथ मिलकर पसलियां बक्ष के पिंजर का निर्माण करती हैं। इसके अंदर हृदय, फेफड़े आदि सुरक्षित रहते हैं।
मनुष्य के शरीर में कुल 24 पसलियां यानी रेप्स होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करते क्या होगा? वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं वे कहलाती हैं ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ग्लूटियल और हैमस्ट्रिंग। क्या कहलाती है? 31 का आप आंसर कर दें। आप कह दिए मैम, क्या कहलाती है? ग्लूटियल कहलाती है। क्या कहलाएगी? ग्लूटियल कहलाती है। आप लोग देख लेना ग्लूटियल क्या, मैं पढ़ाऊंगी इसे। ऐसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं ग्लूटियल पेशियां कहलाती हैं। ग्लूटियल पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस मैक्सिमस पेशी, इसका उद्गम इलियम के लेटरल सतह और सैक्रम से होता है तथा निवेशन फीमर की ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पर होता है। यह नितंब के जोड़ को फैलाती है तथा जब टांगे स्थिर रहती हैं तो यह धड़ को फैलाती है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है? ग्लूटियस मीडियस पेशी, इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका उद्गम भी इलियम के लेटरल सतह से तथा निवेशन फीमर के ग्रेटर ट्राइकैटर पर होता है। यह नितंब के जोड़ को फैलाती है तथा फीमर का पार्श्वी घुमाव तथा और अपवर्तन करती है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? ग्लूटियस पेशी, इसका भी उद्गम इलियम के लेटरल सतह से जबकि निवेशन फीमर के ग्रेटर ट्रॉन्कैटर से होता है। यह भी नितंब को फैलाने तथा फीमर के पार्श्वी घुमाव एवं अपवर्तन के लिए जिम्मेदार पेशी है। ये बार बार आ रहा है इलियम, ये इलियम क्या है बता देना जरा आप लोग। 32 का आप आंसर कर दें। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह कहलाती हैं इंटरकोस्टल, मध्यपट, अनुप्रस्थ पेशी और कोई भी नहीं। 32 का आप आंसर करते क्या होगा? तो 32 का आप आंसर कर दिए ए यानी इंटरकोस्टल। क्या कहलाएंगी? इंटरकोस्टल। ठीक है, इधर आ जा। 33 अच्छा, इसका डिस्क्राइब भी दिया हुआ है। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं इंटरकोस्टल पेशी कहलाती है। इंटरकोस्टल पेशी पसलियों के मध्य 22 छोटी छोटी पेशियों का समूह होता है जो श्वसन के दौरान सीने की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पेशियां सीने के फैलने एवं सिकुड़ने में सहायता कर श्वसन की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 33 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? प्रतिघन यानी मिमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 50 करोड़, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? आप बता दिए कि 33 का आंसर होगा ए यानी 50 लाख। क्या होगा? 50 लाख। ठीक है, प्रतिघन मिमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या 50 लाख होती है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु, रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। श्वेत रुधिराणुओं की संख्या 6000 से लेकर के 10,000 प्रति घन होती है, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से लेकर के 5 लाख प्रति घन होता है। आप लोग जान लो कितने लाख। आप ऊपर देखिए आप लोग, 50 लाख तो हो गया आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हो गया 6 से 10 लाख और 2 से 2.5 लाख हो गया प्लेटलेट्स। ये संख्या आप लोग जरूर याद रखना। 34 का आंसर कर दें। रक्त पट्टिकाओं का कार्य है, रक्त पट्टिका यानी ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होगा? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो क्या होगा? चोट लगने पर रक्त जमना, चोट लगने पर दर्द जमाना, स्पर्श करने पे गुदगुदी होना, पसीना निकालना। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। चोट लगने पे रक्त को जमा देना यानी ब्लड का क्लॉट करना ही इसका मेन वर्क होता है। चोट लगने पर रक्त को जमाना रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है। यह उभयोतल, दस्तरीनुमा एवं केंद्रक युक्त होते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? केंद्रक युक्त होते हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे दे रहा है केंद्रक युक्त होंगे। प्लेटलेट्स तो केंद्रक रहित होते हैं ना, क्यों? आप लोग आंसर कर दे तो प्लेटलेट्स और आरबी केवल नहीं, डब्ल्यूबीसी और प्ले ये दोनों केंद्रक युक्त होते हैं। क्यों? पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूजन में चली। आप लोग जरा भी कमेंट बॉक्स में कर दे तो कि केंद्रक युक्त होगा कि केंद्रक रहित होगा। डब्ल्यूबीसी आरबीसी तो मुझे मालूम है कि आरबीसी क्या होगा, केंद्रक रहित होता है। ठीक है, यानी केंद्रक नहीं होता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है लेकिन प्लेटलेट्स में का केंद्रक होता है। मैं तो यही जान रही हूँ कि प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। क्यों? यहाँ मैं कंफ्यूजन में चली गई, जरा आप लोग मेरा क्लियर कर दे तो।
रुधिर प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त स्थानों पर रक्त का, असल में जानते नहीं, पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग जैसे लगता है हैंग हो गया, रक्त का थक्का बना देती है। इससे रक्त का बहना रुक जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाने पर सूजन आ जाती है। ठीक है, एक ही चीजें बार बार आंखों के सामने आते हैं, जैसे लगता है ना कि आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो गया। आप लोग जरा क्लियर कर दो। तो अब मैं इतना कंफ्यूजन में चली गई, मैं ये क्लियर ही नहीं कर पा रही हूँ कि प्लेटलेट्स क्या केंद्रक युक्त होगा कि केंद्रक विहीन होगा। चलो आप लोग अभी बताओगे, मैं पढ़ लूंगी। 35 का आंसर आप करते हैं। आमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होती है उसे क्या कहेंगे? स्प्लीन कहेंगे, अग्नाशय कहेंगे, यानी पेनक्रियाज, लीवर कहेंगे, इनमें से कुछ भी नहीं कहेंगे। तो 35 का आंसर आप कर दी मैम। कुछ भी तो कहेंगे, हम इसे स्प्लीन कहेंगे यानी तिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? स्प्लीन कहेंगे, तिल्ली कहेंगे, प्लीहा कहेंगे। प्लीहा यानी स्प्लीन या तिल्ली शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के हिस्से के रूप में एक रक्त शोधक के रूप में कार्य करती है। किसमें? ब्लड प्योरिफिकेशन के रूप में कार्य करती है। पुराने लाल रक्त कोशिकाएं यही रिसाइकिल होती हैं। कहाँ? यही रिसाइकिल होती हैं तथा श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं प्लेटलेट्स यही स्टोर होते हैं। अब आप लोग देख लो, प्लीहा क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स का क्या है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ब्लड बैंक है। किसका? डब्ल्यूबीसी का बैंक है। ठीक है, तथा आरबीसी का क्या है? कब्रगाह है। ये सारे टर्मिनोलॉजी, अरे मतलब ये जो शब्दावलियां हैं कि किसका कौन कब्रगाह है, किसका कौन बैंक है, ये आप लोग जरूर पढ़ लिया करो। ऐसे यूनिक यूनिक क्वेश्चन बना करते हैं। ठीक है, प्लीहा या तिल्ली आमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी हिस्से में बाएं कोने पर लसिका के समान अंडाकार लंबाई में लगभग 3 से 5 इंच होती है, स्थित होती है। इसके बढ़ने से मलेरिया, धातुक्षय, रक्तल्पता जैसी सामान्य बीमार समस्याएं जन्म लेती हैं। ठीक है, 36 का आप लोग आंसर कर दो। 36 का, आजकल मौसम बदल रहा है, मेरा इतना गला दर्द कर रहा है, मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है, मतलब गला दर्द हो रहा है। ठीक है, आप लोग का क्लास लगाते लगाते, और एक तो मौसम भी चेंज हो रहा है, कई क्लास शूट करने में मुझे बहुत छींक आती है। ठीक है, आज अभी नहीं छींक आई है, देखो आती है कि नहीं आती है। वैसे तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, और कोई भी नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 36 का? 36 का आप आंसर कर दी मैंने, यानी पाचन तंत्र। अवशोषण दिया है तो सीधे आप पाचन तंत्र लगा देंगे। ठीक है, आप लोग जानते हो जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो स्कूल में भी पढ़ाते होंगे और यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो ठीक है, केवल अपना यूट्यूब चैनल ही पढ़ाना है। लेकिन जो लोग पेड क्लास कराते हैं उनको, वो भी बहुत क्लासें देते हैं। ठीक है, उनकी भी क्लासें लंबी लंबी हो जाती। लेकिन मेरा स्कूल में अब जाते हो 7:30 बजे से ले करके लगातार 1:30 बजे तक क्या है, वहां कंटिन्यू एकदम बोलना ही पड़ता है। 25 मिनट अगर केवल आप लंच छोड़ दो तो कंटिन्यूअस हर घंटी में जाके आपको बोलना ही तो है। तो वहां पे इतना बोलना, फिर आपका एक एक 1.5 घंटे का क्लास रिकॉर्ड करना, ये थोड़ा सा क्या हो जा रहा है मेरे गले पे ना, मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा भार पड़ जा रहा है। ठीक है, इस वजह से आप मेरे गले में प्रॉब्लम होने लग रही है, जल्दी मैं थक जाती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब जब हम जिम्मेदारी उठाएं आप लोगों को पास कराने का तो बीच में तो हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगी। खैर कोई बात नहीं है, चलो। बड़े भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना तथा उन्हें अवशोषित कर रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाने वाले अंगों को संयुक्त रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। आमाशय, पित्ताशय, यकृत तथा अग्नाशय आदि प्रमुख पाचक ग्रंथियां। आप लोग जानते हो, 1 सेकंड का टाइम दो, थोड़ा सा बात कर लें तब फिर पढ़ाते हैं। आप लोग जानते हो मुझे यूट्यूब पे पढ़ाने की कहाँ से वो आई, जिद आई और ललक आई कि मैं भी पढ़ाऊं? मुझे ये लगा ना, जब मैं टीजीटी की तैयारी कर रही थी तो मैं सोच नहीं पा रही थी कहाँ से पढूं, क्या पढूं, कितने किताब खरीदूं, कैसे क्या करूं। ठीक है, तो मैं क्या की, कुछ मुझे किताबें मिल गई जैसे वृंदा सिंह की, और ये कुछ मैं किताबें एक दो खरीद लाई। ठीक, कुछ यूट्यूब चैनल पे, कुछ नेट पे सर्च वर्च करके मैं अपना नेट वोट बनाई। कोर्स तो हमने कहीं से लिए थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। इधर उधर करके कहीं से मैं प्रैक्टिस सेट वोट लेकर के पढ़ने लगी। फिर भी मुझे लगे कि मतलब पढ़ तो रहे लेकिन ठीक नहीं है। ठीक, क्योंकि कंप्लीट चीजें मिल नहीं रही हैं। आज जब मेरी नौकरी लग गई, ठीक, जब रिजल्ट आया और मेरा उसमें क्वालिफाई हो गया, और जब मैं स्कूल में पढ़ाने गई तो 6 से लेकर के जब 12 तक की बुक मैंने देखी, गृह सेल्फ की या गृह विज्ञान, अच्छा 6 से 8 तक क्या गृह सेल्फ है, गृह कौशल है, यही नाम है। ठीक है, 9 10 11 12 में गृह विज्ञान हो गया है। तो जब मैं देखी
तो मुझे लगा कि यार ये तो यही सारी चीजें थी जो हम घूम घूम कर पढ़ते रहे। और उस समय मुझे ये चीजें स्थायी एक जगह नहीं मिला, कूद कूद करके क्वेश्चन के रूप में कहीं मिला। जैसे डिप्थीरिया के बारे में मुझे पढ़ना है, तो डिप्थीरिया क्या था, मुझे कहीं कोई क्वेश्चन करा दिया कि डिप्थीरिया में जबान पे ये, मतलब एक जगह सीक्वेंस से कहीं कुछ नहीं मिला। आज जब मैं यहाँ पे आई, मैं किताब में देखी, तब उसी दिन से मैं ये ठान ली थी कि अभी तो पहले मैं नई नई अपने नौकरी में हूँ, पहले अपनी नौकरी संभाल लूँ, सब कुछ इसमें समझ लूँ क्या होता है कैसे होता है, ठीक है, कि मैं जान लूँ कि इसमें क्या है, कितना क्या करना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद मैं जब यहाँ पे सब कुछ सीख लूंगी कि कैसे रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, रजिस्टर कैसे तैयार करते हैं, कब कब क्या होता है, सारी चीजें जब हम समझ लिए, हमने कहा अब मैं समझ ली, साल 2 साल हो गया। फिर मैंने क्या किया, पिछले साल जून में, पिछले साल यानी ये 2025 है ना, 2024 में, आप लोगों को मेरे चैनल पे 2 साल दिखाता होगा, 2 ईयर ओल्ड, लेकिन 2 ईयर ओल्ड नहीं है, ओल्ड नहीं है। पता नहीं कैसे नहीं होता है कि चैनल बन जाता है, आप उस पर कुछ भी ना करो लेकिन चैनल बन जाता है, ऐसा आप लोगों का भी हुआ होगा। तो वो उसी तरीके से बन गया इसलिए दिखाता है। नहीं तो जून अप्रैल में, ठीक है, आप लोग देखना मेरा पहला वीडियो कब वो अपलोड हुआ है, तो जून में, हाँ जून में, गर्मी छुट्टी में, जून में, जून 2024 में मैंने क्या किया, धीरे धीरे कुछ कुछ वीडियो अपलोड करना शुरू किया। फिर मैं भटक रही थी, मैं क्या पढ़ाऊं क्या पढ़ाऊं, फिर मुझे लगा कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊं। फिर मैंने क्लास 7th में मैं साइंस पढ़ाती हूँ, तो वहां लगा कि मैं साइंस वाइंस में मैं अपलोड की थी 6, 7, 8 का, लेकिन इतना जिम्मेदारी हो गया, हमने कहा भैया हम सब नहीं लेकर चल पाएंगे। जब कभी मेरे पास कोई होगा पढ़ाने के लिए मिलेगा तो मैं 6, 7, 8 का साइंस पढ़वा दिया करूंगी, ठीक है। फिर मैंने छोड़ दिया, सिर्फ केवल मैं होम साइंस पढ़ाने लगी। तो मैं वहां से सोची कि आप लोगों को मैं होम साइंस की तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। आप लोग कहोगे मैंने इतना समय बर्बाद कर दी, ठीक है, होता है ना कि कभी कभी मतलब जानना चाहिए। आप लोगों के भी मन में हो रहा होगा ना कि मैम कैसे यूट्यूब पे पढ़ाने लगी, तो यही रीजन था कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाने लगी, और यही रीजन है कि मैं यूट्यूब पे तो पढ़ाने आई हूँ। आप लोग सही बता रहे हैं, आप लोग शायद यकीन ना कर पाओ, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊंगी और यूट्यूब पे मैं पेड क्लास बेचूंगी, मैं ये करूंगी वो। अच्छा आप लोग बताओ, मेरा कोई भी कंटेंट होता है किसी भी पेड क्लास से लो होता है? आप लोग खुद क्वालिटी वो करके देखना, आप लोग खुद समझदार हो, बच्चे तो हो नहीं। मैं कोई भी, मेरे अंदर एकदम एक पैसे की लालच नहीं है कि आप लोगों से मुझे पैसा चाहिए, चाहे यूट्यूब से मुझे पैसा चाहिए। बस मैंने ये ठान लिया कि मुझे यूट्यूब पे आप लोग को फ्री में अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करानी है, जो पेड क्लास वाले कोर्स को बेचते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं लेकर के आई, यूट्यूब पे पढ़ाने आई। ये मेरा यूट्यूब पे पढ़ाने की शुरुआत थी, और यहाँ से मेरी ये सोच जगी थी, ठीक है। कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, ठीक है। 37 का आंसर आप लोग कर दो, आंसर तो दिख रहा है। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। आप लोग जानते हो अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, इसीलिए मनुष्य को क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं, ठीक है। पहली बार के दांतों को दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं, दूसरी बार के दांतों को स्थायी दांत कहते हैं। मनुष्य में दांत मैक्सिला तथा टेन डेंटरी अस्थि में स्थित होते हैं, ठीक है। आप लोग एक दिन मुझसे पूछते कि मैम आपको कैसे लगा कि यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए, क्यों आप पढ़ाने आए, आपका सवाल बना, उसके पहले मैंने आपको आंसर दे दिया, ठीक है। कभी ना कभी किसी के मन में तो होता है कि मैम आपको कैसे लगा, क्यों लगा कि आपको यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए। मेरा ये रीजन था, जब मैं चीज जानते हो ना, जब अपने अभाव में जिए रहो ना, तो जब अपने पास चीजें हो जाती तो ये होता कि यार हम अभाव में जिए, कोई और ना जीने पाए, ठीक है। इसलिए मैं पूरा 9, 10, 11, 12 का आपके सामने ऐसे बुक खोल करके अब पूरा फोटो खींच करके मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है। चलो आंसर करो 38 का। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 kg, आपको 1.5 kg जान करके ही तुरंत आंसर आ गया होगा कि मैम यकृत की बात कर रही हैं। कुछ चीजें होती है ना जो मैं कहती हूँ तुरंत पकड़ लिया करें, ठीक है। जैसे 1.5 किलो किसका भार है, आप कहोगे मैम लीवर का भार है, क्यों है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। अब यहाँ पे फटाफट आप लोग आंसर करो, क्योंकि बातों में बहुत ज्यादा समय आप लोगों का चला गया है। ठीक, बाकी विस्तार से यहाँ पे आप लोग देख लो। 39 का आंसर आप करते क्या होगा, एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है। पेप्सिन होता है, टाइलिन होता है, रेनिन होता है, लैपेज होता है। 39 का आप आंसर कर दे क्या होगा, तो 39 का आप आंसर कर रहे हैं मैम, टाइलिन होता है। क्या होगा, टाइलिन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, टाइलिन होगा। कहाँ टाइलिन पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, आप तीनों का नाम लिख दो। किसमें स्वेलिंग होती है, तो
मप्स हो जाता है। आप ये भी नाम लिख दो, तीनों का आप नाम फटाफट टाइप करें। बृहद पृथक वाहिनियों द्वारा मुख गुहा में खुलती है। इनसे लार स्रावित होती है। लार में जल, श्लेष्म तथा डायलिन नामक एंजाइम होता है जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। 40 का आप लोग आंसर करते क्या होगा? श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? नाक ग्रसने कंठ, श्वास नली श्वसने फेफड़े, उपरोक्त सभी। 40 का आप आंसर कर दे क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम सी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? लैरिंग्स, फेरिंग्स ये सब होते हैं कि नहीं होते? तो बिल्कुल होते हैं। नसिका, नासामार्ग, कंठ तथा स्वर यंत्र श्वासनाद होते हैं। ठीक है। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग फेफड़े यानी लंग्स होते हैं और ये सारे क्या है? सहायक अंग होते हैं, नासिका, नाक और कंठ या स्वर तंत्र और श्वासनाद। ठीक है। 41 का आंसर कर दे। श्वास की क्रिया 1 मिनट में कितनी बार कंप्लीट होगी? 17, 72 बार, 18 बार, 50 बार, कोई नहीं। आप लोग आंसर करते क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम 18 बार होगी। 72 बार क्या होता है? तो हमारा हार्ट रेट होता है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर आप लोगों ने कर दिया मैम। क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड में स्वेलिंग होती है तो मप्स यानी गल्सपा नामक रोग हो जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग आंसर करते हो तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। सही बता रहे हैं। ठीक है। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में 18 बार होती है। श्वास द्वारा वायु को अंदर खींचने, रोकने तथा बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। व्यक्ति की श्वसन क्रिया 1 मिनट में 15 से 20 बार में कंप्लीट होती है। श्वसन क्रिया की गति बचपन में अधिक होती है तथा यह आयु बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। मोनी जी, आपके लिए मैं कह रही हूँ, पहले मोनी जी आंसर करती थी, उनका क्वेश्चन बहुत गलत होता था, मैं देखती थी। और अब ये क्वेश्चन आंसर करती हैं तो इनका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही होता है। आपको भी ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर ऐसा लग रहा हो तो बता देना। मैंने आप में इम्प्रूव देखा है। आप क्वेश्चन पहले करती थी, क्वेश्चन आपको जो देखती थी मैं ना, जो सिंपल क्वेश्चन होता था, सामान्य होता था, वो भी आपसे गलत हो जाता था। लेकिन अब मैं देखती हूँ आप क्वेश्चन बहुत समझदारी से करती हैं। या तो चीजें अब आपको इम्प्रूव हुई, मतलब 2-3 महीने पढ़ते पढ़ते, या तो आप पढ़ने में मतलब ठीक हो गई हैं, जब सब चीजें अब एकदम रिवाइज होता जा रहा है, या चाहे जो भी हो, लेकिन आपके क्वेश्चन अब सही ज्यादा हो रहे हैं। हम इस चीज को देख पाते हैं। आप अपना काउंट करके रख रही होंगी तो जानती होंगी कितना आपका सही होता है। क्यों? हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? जरा बता दे कमेंट बॉक्स में। जब किसी कारण से, देखो मोनी जी में ये विशेषता है, जिनकी विशेषता है मैं बताती हूँ। कोई बच्चा आंसर दे ना दे, अकेले कमेंट बॉक्स में बंदी आंसर देती हैं। ठीक है। क्या? अकेले कमेंट बॉक्स में आदमी कहता है ना, अरे 8 लोग देख रहे कोई नहीं आंसर कर रहा, मैं क्यों करूं? लेकिन ये एक बंदी है, कंटिन्यू इनका आंसर चलता रहता है। ये मैं देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई ऐसा भी पढ़ने के लिए है। भाई वो भी सुनती आंसर क्यों देना लगा है। लेकिन ये बहुत चीज अच्छी आदत आपकी है। ठीक है। आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक। 42 का आंसर कर दे, इसीलिए आप में इम्प्रूव भी दिखा है। ठीक है। आप पढ़ने में अच्छी, आपकी तैयारी मतलब थोड़ी सी लेवल बढ़ी है। इस चीज को आप भी रियलाइज कर रही होंगी। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जो उस स्थिति को कहते हैं, क्या कहेंगे? एस्फिक्सिया कहेंगे, लकवा कहेंगे, वेरी वेरी कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। 42 का आप आंसर कर दे, क्या कहेंगे? तो आप कह रहे हैं मैम 42 का हम आंसर कर दिए। 42 का करेंगे ए। क्या करेंगे? ए, यानी एस्फिक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्फिक्सिया कहेंगे। ठीक है। जो जिसका जो गुण होता है मैं जरूर तारीफ करती हूँ। आप लोगों को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, किसी को बहुत बुरा लगा होगा, किस तरीके से पढ़ाने के बजाय बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो कहते हैं ना कि तारीफ भी करो, हम आप लोग को डांट भी देते हैं। जो गलत करता है, मैं अगर कमेंट बॉक्स में रहे तो मैं बता देती हूँ कि ये गलत क्वेश्चन आपने किया है। क्यों? क्योंकि भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये थोड़ा कि मैं झूठे आप गलत करते मैं कहा हाँ आप बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा, नौकरी लग जाएगी। मैं ऐसे धोखे में नहीं किसी को रखती हूँ। ठीक है। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को एस्फेक्सिया कहते हैं। विटामिन B1 या थायमीन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य बिगड़ जाता है, जिससे लकवा होने की आशंका हो जाती है। जबकि लौह खनिज की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। 43, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन कर लो, हम लोग 1 घंटा पे आने वाला, 58 मिनट हो गया है। माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण की क्या है? पुराने सामान है, नए क्रांतिकारी सामान है, गृहिणी को पीटने का सामान है, कुछ भी नहीं है। तो आप कह रहे हो मैम नए क्रांतिकारी सामान है, गृहिणी को पीटने का सामान तो ऐसा लिखती है जैसे गृहिणी फेंकी हुई है अपने घर की। माइक्रोवेव ओवन, ओवन, प्रेशर कुकर
वैक्यूम क्लीनर आदि कार्य सरलीकरण के नए क्रांतिकारी सामान है। आधुनिक युग में विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप कई प्रकार के यंत्रों का आविष्कार हुआ है जो गृहिणी के समय एवं शक्ति की बचत में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 44 का आंसर करते आपको क्या होगा? गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है? क्या नहीं होगा? फर्श पर अल्पना बनाना, दिवाली या शादी विवाह के समय झाड़ियां बनाना, घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना, रंग बिरंगे कागज एवं फूल पत्तियों से घर सजाना। तो इसमें तो बहुत अच्छा आंसर, भेड़ बकरी रखने से कोई घर नहीं सुंदर बनता है। ठीक है, इसका मैं पढ़ूंगी बिना एक्सप्लेन, नॉर्मल ही है। 45 का आंसर कर दे। सजावट नमूने में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? निचले भाग को, भीतरी भाग को, ऊपरी भाग को, किसी भी भाग को नहीं। तो 45 का आप आंसर कर दिए कि मैम ऊपरी भाग को क्या है, सजावटी रचनात्मक नमूने और रचनात्मक नमूनों को सुंदर दिखाया जाता है। पर्दा हमेशा लगाना चाहिए। मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पे, पतला एवं आधे दरवाजे खिड़कियों पे, पतला एवं पूरे दरवाजे किसी भी तरह का नहीं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो भी कर्टन हम लोग लगाते हैं तो कर्टन का क्या होना चाहिए? कपड़ा तो फैब्रिक पहले मोटा होना चाहिए और फिर पूरे दरवाजे और खिड़कियों का होना चाहिए। ठीक है। बैठक में उचित पर्दे की व्यवस्था कमरे की शोभा तो बढ़ाती है, साथ ही बाहर से अंदर का दृश्य भी दिखाई नहीं पड़ता। पर्दा हमेशा मोटा तथा पूरे दरवाजे का होना चाहिए। इधर बता दो 47 का। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से क्या होता है? संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होगी। परिवार के सदस्यों में मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं और संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य और मानसिक संतुष्टि दोनों होते, तो दोनों होते। आंसर भी दिख रहा है, विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे। 48 का आंसर करते। किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रेफ्रिजरेटर ही है। क्या है? रेफ्रिजरेटर ही है जो हमारे खाने को क्या है, प्रिजर्व करके रखता है, खराब नहीं होने देता है। 49 का आंसर कर दे। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकना क्या कहलाएगा? कर सकता है, कौन कर सकता है? कुपोषित व्यक्ति, सुपोषित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे मैम हेल्दी व्यक्ति करेगा, कौन करेगा? हेल्दी व्यक्ति अपने राष्ट्र का निर्माण करता है। ठीक है। 50 का आंसर कर दिया आप लोग, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर दे। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन से कार्यरत है? भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, इनमें से सभी। 50 का आप आंसर करते क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया 50 का डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। वर्तमान कुपोषण तथा अल्प पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज आदि सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत है। 51 का आंसर करते क्या होगा? 51 पर्यावरण के अजैविक घटक है। आसपास की वायु, जल, स्थल, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? 51 का आप आंसर कर दिए कि मैम इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्री आबादी को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार के घटकों यथा जैविक तथा अजैविक घटक से मिलकर बना है। जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते। जैविक यानी जिनमें जीव हो, जिनमें जान हो। ठीक है। और क्या हो गया? अजैविक, जैसे आवास हो गया, ये सब क्या है? ये सब कीटनाशक पदार्थ हो गया, अपशिष्ट हो गया, जैसे कचरा हो गया, कूड़ा हो गया, ये सब क्या? ये अजैविक है। भाई जिनमें जान नहीं है, पेड़ पौधे भी तो जीव हैं, क्यों है कि नहीं है? पेड़ पौधे भी जीव हैं, उनमें भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। 52 का आंसर आप करते। वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वप्रोषितों के विकास का कारण हुई है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। 52 का आप आंसर करते क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम O2 यानी ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है। वातावरण में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, इसे जीवनदायिनी गैस कहते हैं, प्राणदायिनी गैस कहते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% के बाद सर्वाधिक मात्रा 21% में पाई जाने वाली यह गैस प्रमुख रूप से पौधों के निश्वसन से हमें प्राप्त होती है। जैसे हम लोग निश्वसन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे निश्वसन में O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, यह मानव शरीर में रक्त के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करते हैं। ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? आप लोग आंसर पढ़ लो, के ऑप्शन पढ़ लो, केवल मैं आंसर करूंगी। मोबाइल तो आप लोग का गिर चुका हाथ से मेरे टूट करके। 53 का आप आंसर कर दो, क्या होगा? हो सकता है वीडियो घूम भी गया हो। 53 का आप आंसर कर दिए, मैन हो जाएगा ए, यानी पराबैंगनी किरणों से हमें प्रोटेक्ट करता है कौन? ओजोन किरणें। ओजोन को क्या लिखते हैं? तो O3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से बनती है, ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पृथ्वी से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों से बचाव के कारण इसे अति महत्वपूर्ण गैस माना जाता है। 54 का आंसर कर दे। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? 2 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, 4 और 5। आप 54 का आंसर कर दे, क्या होगा? आपने 54 का आंसर कर दिया मैम सी, यानी आपका 4 वर्ष अरब पूर्व। 4 वर्ष पूर्व क्या हुआ? 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के जीवों की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। उस काल में निर्मित चट्टानों से प्राप्त सूक्ष्म जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी जीवन उपस्थित था। यह काल जीवन के लिए सर्वाधिक कठिन काल माना जाता था। भाई उस समय कुछ नहीं रहा होगा। 55 का आंसर कर दे। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, अजैव या निम्नीकरण, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण क्या है, कोई बताएगा मुझे? आप कह रहे हो मैम अजैव या निम्नीकरण। अजैव मतलब जो हमारे जो वातावरण में एब्जॉर्ब ना हो, जो घुल ना सके, जो नष्ट ना हो सके, वो क्या है? अजैव निम्नीकरण है, ठीक है। आप लोग देख लो, प्रदूषकों को 2 घटकों जैव और अजैव निम्नीकरण में बांटा जाता है। जैव निम्नीकारक ऐसे प्रदूषकों को कहा जाता है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सफलता से उपापचयित या विखंडित हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रदूषक सामान्यतः पौधों अथवा जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा इनका अपघटन अन्य सूक्ष्म जीवों या जीवों द्वारा कर दिया जाता है। जबकि अजैव निम्नीकारक प्रदूषक प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अथवा सूक्ष्म जीवों द्वारा टूटते नहीं हैं तथा सैकड़ों वर्षों तक पर्याप्त मात्रा में पर्यावरण में वैसे ही बने रहते। मैंने बताया ना, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया आदि क्या है? अजैव निम्नीकारक के उदाहरण। जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, घास हो गया, ये सब क्या है? ये सब जैव निम्नीकरण। तुरंत क्या होंगे? थोड़े समय बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उनका भी वो इसी पंच तत्व में वो भी विलीन हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है? डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ठीक है। 56 का आंसर करते। वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तूतिया, वे कहलाते हैं। तूतिया क्या है? बिना जलाए ही अंगों को क्या कर देगा? विषाक्त कर देगा, ठीक है। तो अपेक्षित विष होगा, उदाहक विष होगा, उत्तेजक विष होगा और जलापक विष होगा। विष के बारे में आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि विष से क्वेश्चन हर साल बनता है, ठीक है। 2021 में भी बना था जब हम लोग पेपर दिए थे। अब विष कहाँ दिया है? 9th के चैप्टर में, 9th के बुक में बहुत अच्छे से सारे विष के बारे में बताया। शायद मैं करा भी चुकी हूँ, अगर नहीं कराई रही होंगी तो आपको मैं फिर से करा, ऐसे मैंने करा दिया है। आई थिंक मुझे जहां तक रिमेम्बर है, याद आ रहा है कि मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। तो 56 का आप आंसर कर दिए मैम बी, यानी उदाहक विष होगा। क्या होगा? उदाहक विष होगा। विष सामान्यतः ऐसे हानिकारक पदार्थ है जो खाए जाने पर श्लेष्मा झिल्ली, ऊतक या त्वचा पर सीधी क्रिया कर अथवा परिसंचरण तंत्र में अवशोषित होकर स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करने या जीवन को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, उदाहक विष कहलाते। जैसे तूतिया हो गया, साइनाइड हो गया आदि ऐसे विष, इन्हें धातु विष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु विष भी कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ आंसर था क्या और था? इधर आ जाओ। 57 का आंसर कर दे आप लोग, फटाफट आंसर आप लोग कर दे। हम लोग बहुत करीब है, 5-7 क्वेश्चन और बचा है। कार्बोनिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? अगर कोई कार्बोनिक अम्ल पी लिया तो हम क्या करेंगे? आप लोग ऑप्शन पढ़ लें, केवल मैं आंसर बताऊंगी। आपने आंसर कर दिया मैम, वमन नहीं कराना चाहिए, यानी उसे हम उल्टी नहीं कराएंगे, वोमिटिंग नहीं कराएंगे तथा चूने के पानी, अंडे की सफेदी हम उसे पिला देंगे, ठीक है। 58 का आप आंसर कर दे।
वही चीजें हैं, क्या पढ़ा है, ठीक। 58 का आंसर करते। रेडियस तथा आलना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। पहले तो आप लोग बता दो रेडियस तथा आलना है कहाँ की हड्डियां, फिर आप बताना कि हम क्या करेंगे। ऑप्शन ए खपच्चियों का प्रयोग करेंगे, रस्सियों का प्रयोग करेंगे, तेलों का प्रयोग करेंगे, गर्म जल का प्रयोग करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम खपच्चियों का प्रयोग करेंगे। खपच्ची हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, हम पैर में भी लगा सकते हैं और हम हाथ में भी लगा सकते हैं, ठीक है। पैर में भी हड्डियों को सीधा करने के लिए खपच्चियां लगाई जाती है, जैसे प्लास्टर होता है ऐसे खपच्चियां लगाई जाती हैं। तो आपने बता दिया रेडियस और अल्ना मैम आपके हैंड की बोन होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अब इसको तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी कि सहारा देता है, इतना तो आप लोग जानते हो। 59 का आंसर कर दे। मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित और क्रमबद्ध रूप से, अनियमित और अव्यवस्थित किसी भी तरह नहीं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो मानसिक विकास जो होता है नियमित और क्रमबद्ध रंग रूप से होता है, ठीक है। कैसे होगा, नियमित व क्रमबद्ध रूप से होगा। मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, ठीक। 60 का आंसर कर दें। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है, जैसे मम्मी बिंदी लगाएंगी तो बिंदी लगाएंगे, साड़ी पहनेंगे तो साड़ी पहनेंगे। तो कब ये होता है, तो ये मैम 60 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैशवावस्था हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं अपने घर वालों की आप तुतला करके बोलोगे ना तो वो भी इसलिए कहते हैं, जब छोटा बच्चा हो ना तो उसे तुतलाना नहीं चाहिए। वो तुतलाए तो भी आपको नहीं, आपको सीधा बोलना, जैसे आप करोगे ना वैसे ही बोलता है। और फिर बोलते बोलते लगता है अरे मेरा तो बच्चा सीधा ही नहीं बोल रहा है, वो तो ऐसे ही बोल रहा है, आज भी तोतला रहा है। तो ये चीजें हम खुद उसे वो कर रहे हैं, प्रपोक कर रहे हैं ताकि वो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, ठीक। 61 का आंसर कर दे। बच्चों के स्थायी दांत कब निकलने लगते हैं, 2 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में। 61 का आंसर करें आप, क्या होगा। तो 61 का आप आंसर कर दिए मैम। 3 वर्ष, 4 वर्ष की उम्र में क्या होता है, बच्चों में दांत स्थायी दांत निकलने लगते हैं। बच्चों में 4 वर्ष कुछ कम नहीं लग रहा है, क्यों, 6 होना चाहिए ना, 8 ज्यादा हो जा रहा है। चलिए, बच्चों में स्थायी दांत 3 से 4 से 5 वर्ष की उम्र में निकलने लगते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, अस्थायी दांत और दूध के दांत तथा स्थायी दांत अन्न के, अच्छा अन्न के दांत, अच्छा स्थायी, अच्छा वो देख लो कितना बढ़िया दे रहा है। अस्थायी दांत दूध के दांत होते हैं और स्थायी दांत अन्न के दांत होते हैं, ठीक। 20 वर्ष की है ये, आपको बता दें मैं पहले बार सुनी हूँ, सही बता रहा है आपको, ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि इसको अन्न के दांत कहते हैं, ठीक है। 20 वर्ष की आयु के दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर 28 दांत निकल आते हैं, कितने, 28 दांत निकल आते हैं। 62 का आप आंसर करते क्या होगा। 62, 12 से 18 वर्ष का, 12 से 18 वर्ष का आयुकाल कहलाता है। 12 से 18 वर्ष का आयुकाल क्या कहलाएगा, आप ऑप्शन देते, आंसर देख रहे हो। आपने आंसर कर दिया मैम, किशोरावस्था, यानी एडोलसेंस। क्या होगा, एडोलसेंस, ठीक है। 83 का आप आंसर करेंगे, कर दो जल्दी जल्दी, जितना ही हो जाए उतना ही ठीक है। अभी देख रहे समय बचा हुआ, क्यों, क्योंकि इधर एक्सप्लेन नहीं पढ़ दिए ना। एक्सप्लेन ना कराना हो तो मैं एक दिन में एक पेपर एकदम कंप्लीट करा दूं। 63 का आंसर करते, लेकिन एक्सप्लेन के बिना कोई मतलब नहीं है। विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है, पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र। आप लोग पढ़ लो, मैं केवल आंसर बता दूंगी। 63 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्या होगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन करा दूं क्या। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान निम्नलिखित है, पारिवारिक स्तर के उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में रोजगार, परिवार कल्याण एवं जनसंख्या नियंत्रण क्षेत्र में बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। आज संडे, पिछला दिन जब संडे था, मैं संडे के दिन आप लोगों का फिजियोलॉजी का सेकंड मैराथन शूट कर रही हूँ, ठीक है। मैं मैराथन शूट कर करके अभी रख रही हूँ, अभी अपलोड नहीं करूंगी। जब पीजीटी का एग्जाम थोड़ा सा करीब आएगा तब मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। जब एक आध हफ्ता रहेगा तब, क्योंकि जल्दी मैंने अपलोड कर दिया, आप लोगों ने मेरे मेहनत को नहीं समझा। मैं क्या हो गया, मुझे अब मैराथन में शूट करके रखी तो हूँ, आप मानोगे नहीं, मेरे पास अब धीरे धीरे 5 मैराथन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन मुझे अपलोड करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे मेहनत पे पानी फेर दिया। इतने मैंने मेहनत से वीडियो शूट किया, मुझे लगा कि आप अच्छे खासे उसमें देखोगे, लेकिन कोई नहीं देखा, इसलिए अब मुझे अपलोड करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन अपलोड तो मैं करूंगी, लेकिन एक हफ्ता पीजीटी का एग्जाम बचेगा, तब मैं सीधे सीधे बता दे रही हूँ, ठीक है। फिलहाल अब यही आप लोग का वीडियो मैं कंप्लीट करूंगी, ठीक। 64 से मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी, 1 घंटा 13 मिनट हो चुका है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए, मेरे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें कि वीडियो कैसा था, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।